फतेह भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में कोई हलचलें हो रही होती हैं, कुछ नई तकनीक आई होती है, इन तमाम बातों के बारे में हम आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपके लिए क्या है खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। कृषि जगत में जो भी हलचलें हो रही होती हैं, कुछ गतिविधियां हैं, कोई नई तकनीक आई है, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारियां देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास, आइए आपको दिखाते हैं। रबी सीजन में भारतवर्ष में प्रमुख या इम्पोर्टेंट तरह से 3 तरह के फसलें उगाए जाते हैं। एक है चना, दूसरा गेहूं और तीसरा सरसों। तो हम एक एक करके इन फसलों में आने वाली बीमारियां और उनके नियंत्रण कैसे करें, इनके बारे में हम एक अगले समय में इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला होगा चना। चना दलहनी फसल में बहुत प्रमुख फसल है और दाल उत्पादन में 50% से ज़्यादा योगदान चने से आता है। तो चने में कई प्रमुख रोग हैं जिनके नियंत्रण से हम उत्पाद बढ़ा सकते हैं। तो रोगों को मैं आपको बताऊं, चने में सबसे महत्वपूर्ण रोग जो है वो विल्ट, तो जिसे कहते हैं मुरझाना या सूख जाना। विल्ट के प्रमुख लक्षण ये होते हैं कि पौधा जो है वो पूरा पीली तरह से पीली रंग में बदला जाता है और सूखने का हमें लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हमें इसे सिम्टम वाइज या लक्षण और ज़्यादा तरीके से अगर गहराई में पढ़ाई करना है तो एक पौधे को अगर हमने निकाल दिया तो जड़ों में काली रंग की जो फफूंद जैसे काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं और ऐसे लक्षण खेत में जगह जगह पाए जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है, इसके 2 तरीके, एक है जैविक नियंत्रण और दूसरा होगा रसायनों के सहायता से हम इसको नियंत्रण कर सकते थे। तो जैविक नियंत्रण में होगा ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजोपचार करने से हम इस रोग से बचा सकते हैं। और दूसरा ये भी होगा बुआई से पहले जब हम खाद देते हैं तो 1 kg ट्राइकोडर्मा 100 kg गोबर खाद के साथ मिलाने के बाद 15 दिन में रखना है और 15 दिन के बाद वो जो खाद ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास से एनरिच होता है उसे खेत में पूरी यूनिफॉर्म तरह से फैलाना है। तो ये हो गया जैविक नियंत्रण। और दूसरा आ गया, हम फफूंदनाशी या कवकनाशी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रथम जो आता है वो है कार्बनडाजिम। कार्बनडाजिम 2 ग्राम या 2.5 ग्राम पर प्रति केजी बीज उपचार से भी हम इस रोग से बचा सकते हैं। तो इसी तरह ये विल्ट की तरह और एक मिट्टी से आने वाली बीमारी है चना में, उसे कहते हैं स्क्लेरोटिनिया रॉट। तो इसको भी इसे भी हम इसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं जो हम फिजरम विल्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों पे आने वाले और 2-3 बीमारियां हैं जो प्रमुख है। एक होगा अस्कोकेटा ब्लाइट, जिसे हम कहते हैं झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट। सो रस्ट को हम जंग के नाम पे भी जाना जाता है और उसको रोली भी कहा जाता है कई प्रांतों में। तो इनके नियंत्रण के लिए हम कवकनाशी का छिड़काव, पत्ते पे छिड़काव कर सकते हैं। कवकनाशी, प्रमुख कवकनाशी जैसे कार्बनडाजिम हो, मैंकोरोसेब हो या प्रोपिकोनाजोल। अगर प्रोपिकोनाजोल है तो 150 से 200 ml
प्रति एकड़ में हमें इस्तेमाल छिड़काव करना है 150 से 200 लीटर पानी में घुला के। इसके अलावा कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के भी हम छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं में 2 तरह के प्रमुख बीमारी है, एक होगा रस्ट यानी जिसे हम कहते हैं कि रोली या जंग, और इसके अलावा और एक दूसरा महत्वपूर्ण जो बीमारी पाई जाती है गेहूं में वो है स्मट। स्मट इनमें कई प्रकार के हैं, एक है लूज स्मट और दूसरा होगा कर्नाल बंट और दूसरा होगा अपना हिल बंट। तो ये 3 तरह के स्मट्स पाए जाते हैं गेहूं में। ये तीनों भी शिलींध्र या फफूंद या कवक से आने वाले होते हैं, तो इनके नियंत्रण में भी हम बीजोपचार का उपयोग करना चाहिए ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से। इसके अलावा स्मट का अगर इंसिडेंस या जिसे हम कहें कि ऑकरेंस अगर ज़्यादा हो तो उस समय हम कार्बोक्सिन से सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार कर सकते हैं। तो गेहूं में रस्ट यानी जंग रोग 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है येलो रस्ट जिसे हम कहते हैं स्ट्राइप रस्ट, दूसरा होगा ब्लैक यानी काला जंग, और तीसरा होगा ब्राउन रस्ट जिसे हम कहते हैं कि भूरी रंग का या ब्राउन कलर के पैचेस हम पत्ते पे पाए जाते हैं। तो इनमें ये प्रमुख अंतर ये है कि येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट ठंडी मौसम में ज़्यादा फैलता है, और जो ब्लैक रस्ट है वो गर्म और आर्द्र वातावरण में बहुत सीवियर तरह से पाया जाता है। तो ये तीनों रस्ट के मैनेजमेंट के लिए या नियंत्रण के लिए कवकनाशी जैसे प्रोपिकोनाजोल हो या कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का छिड़काव हम कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर डस्टिंग 25 किलो प्रति हेक्टर भी रिकमेंडेशन किया गया है कि हम इस बीमारी को नियंत्रण में ला सकते हैं। हमें अंतर ये समझना है कि रस्ट में ये सीड से कम फैलता है लेकिन हवा से ज़्यादा फैलता है। अगर हम देखें स्मट डिसीज़ जैसे हो लूज स्मट, डेली स्मट हो या कर्नाल बंट हो या हिल बंट हो, वो सीड से फैलता है। तो उस समय हमें सीड ट्रीटमेंट करना है कि कोई सिस्टमिक फंजीसाइड्स जैसे कार्बोक्सिन हो या कार्बनडाजिम हो। ये 2 प्रमुख फसल और उनके बीमारी में हो गया। और तीसरा प्रमुख फसल जो रबी में लिया जाता है उत्तर और पूर्वी उत्तर भारत में वो है सरसों। सरसों में भी कई प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे होगा अल्टरनेरिया ब्लाइट और स्क्लेरोटिनिया सीडलिंग ब्लाइट, राइजोप्टिनिया सीडलिंग ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ, और इसके अलावा 2 और प्रमुख बीमारियां पाई जाती हैं जिसे कहते हैं वाइट रस्ट यानी सफ़ेद संग, और दूसरा होगा डाउनी मिल्ड्यू। सो ये सारी बीमारियाँ हम सारे सरसों उगाने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनके लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए भी बायोलॉजिकल और केमिकल 2 तरह के हमें ऑप्शन है। बायोलॉजिकल में सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से 5 ग्राम प्रति किलो बीज से। इसके अलावा हम पत्तियों पे छिड़का सकते हैं वाइट रस्ट। अगर डाउनी मिल्ड्यू पाया गया तो पत्तियों पे कवकनाशी जैसे रिडोमिल हो, जैसे रिडोमिल MZ हो, एक कॉम्बिनेशन 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घुला के हमें छिड़काव करना है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मेंथा की खेती के बारे में। मेंथा की खेती आपको काफी मुनाफा दिलवा सकती है, लेकिन आपको इसके बारे में बारीकियां पता होनी चाहिए। तो क्या है इसकी खेती करने का सही तरीका, जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। मेंथा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ी नुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रुपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है।
मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयां बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रुपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना आसवान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई आसवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं, फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती हैं और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दे। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। कृषि के क्षेत्र में कई ऐसी प्रणालियां हैं जिन्हें अपनाकर हमारे देश के जो किसान हैं वो सफलता के परचम को लहरा रहे हैं। बता दें, एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाए हुए हैं आज के हमारे सफल किसान और उन्होंने एक नया मुकाम भी हासिल किया है। तो कौन है हमारे आज के सफल किसान, आइए जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से
टाइप की ज़मीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है। ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो ज़मीन खराब हो जाती है। इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रीय तीनों मिला के ऐसे का खेती हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है, खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी और हमारा जो नफ़ा है, फ़ायदा है, तो उसको बढ़ावा मिले। अभी जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगे तो हमारा अभी कार्बन 0.5-0.6 के करीब आ गया और उत्पादन में भी बढ़ाव हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एकात्मिक खेती पद्धति में क्रॉप रोटेशन हमेशा हम लेते हैं। क्रॉप रोटेशन लेने से क्या होता है, एक फसल की निविष्ठा जो होती है, जो शेष भाग रहते हैं दूसरे फसल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर कम कॉस्ट में हम अलग जो नेक्स्ट फसल है वो हम लेने लगे। खाली प्लेन खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा, हम इसको जो पूरक व्यवसाय है वो व्यवसाय भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गौ पालन हो, जैसे कि शेली मेंढी पालन हो, और दूसरे जो है दलहन तिलहन की क्रॉप लेने लगे, ताकि हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में हम कुछ सब्जियां लेने लगे, ओनियन का और तृण धान्य, कड़ धान्य। ये टाइम तो पीएम साहब ने बोला ये कड़ धान्य तृण धान्य का ईयर है, उसमें तो हम पहले से ही समाविष्ट है, लेकिन वो जोर से करने लगे। तो इसके ये सब जोड़ धंधे और अलग अलग पिक करने से एक फसल में कम ज़्यादा हो गया तो अनाज जो दूसरा फसल है वो उसको कवर कर लेता है। ये सिस्टम से हम जब खेती करने लगे तो फिर वो सिस्टम में जैसा गौ पालन है, इसके वास्ते हमको चारा पिक लेना पड़ा, फिर उसमें नेपियर, कोई लूसन घास ले लिया, और जो हमारा जो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का जो ट्रैश होता है यानी जो पत्ते होते हैं वो भूसा, जो हम चना लेते हैं, चना का भूसा वो काऊ के लिए डालते हैं, फिर उससे गोबर भी मिलता है, स्लरी भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो एनपीके के वो भी कम होती है, और दूध बेच के पैसा भी मिलता है। हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर चल सकता है। हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने में जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद जब वापसा में आते हैं तब थोड़ा वीड आता है ऊपर, तो हम जब सिर्फ गन्ने में डालते हैं, जैसा कि लेबर लोग, औरतें लोग जो वीडिंग करते हैं, इसके बगैर हम हमारे सिप से वीडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। मलमूत्र भी अंदर ज़मीन में जाता है, वीडिंग का भी काम होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ड्रिप को सब्सिडी देती है, गोडाउन को सब्सिडी देती है, और रासायनिक खतों को सब्सिडी देती है। सभी के लिए हेल्प करती है, बैंक मदद करती है। वो हेल्प से इतना काम हम कम कर सकते हैं, तो हमारा युवा पीढ़ी के दूसरे जगह कम दामत के लिए भागने के बगैर खुद के प्रॉपर्टी में काम करे, तो आपको जो बाहर जाने के बगैर अपने खेती पे अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश की सरकार ने लक्ष्य रखा है 10,000 एफपीओ बनाने का और इसके लिए योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। किस तरह से ये योजना बदलाव ला रही है, आइए जानते हैं। आ रही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहारनपुर, हमारा जो एफपीओ है वो हनी बेस है। हमारा जो हनी है, हमारे एफपीओ में जुड़े हुए लगभग 650 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग हनी पर ही काम करते हैं और साथ साथ बी पोलन, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बी पोलन है। इससे भी किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है और हमारे मधुमक्खी पालक इसे कलेक्ट करते हैं। ये केवल बी पोलन है, केवल मधुमक्खी के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है और इससे हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं मधुमक्खी पालक, उनकी लगभग 4 गुना ज़्यादा उनकी आय बढ़ने की संभावनाएं हैं और इसे हम लोग मार्केट में करते हैं। और हमारे पास अनेक प्रकार के हनी हैं। लगभग हमारा एफपीओ लगभग 10 प्रकार के हनी कलेक्ट करता है और उसमें ये अकेशिया, ये श्रीनगर कश्मीर का अकेशिया है। इसकी वहाँ पर हमारे मधुमक्खी पालक बॉक्स लगाते हैं और वहाँ से इसे कलेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास है लीची के बागानों में हमारे लोग अपने अपने बॉक्स लगाते हैं और वहाँ पर लीची का फूल आने के मैं जिस टाइम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो फूल आता है लीची का, उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये लीची हनी है। और इसी प्रकार हमारे पास जामुन हनी है और जामुन हनी हमारे लोग जब जामुन का फूल खिलता है जून के महीने में, उस टाइम कलेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार अलग है हमारा लेमन हनी है और तुलसा जी का हनी है। अभी हमारे सभी बॉक्स तुलसा जी के अंदर गए हैं। गुना के अंदर तुलसा का उत्पादन होता है, वहाँ पर हमारे बॉक्स लगे हुए हैं, तो हम तुलसा हनी वहाँ से कलेक्ट करते हैं। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वे नेचुरल हैं और उन्हें जो है हम लोग वहाँ पर बॉक्स लगाने के बाद ही उसी फूल से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और फिर उसका जो है उसे मार्केट में लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान का जो उत्पादन है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचे, यही प्रयास हमारे एफपीओ का है। और हमारे एफपीओ का टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लगभग टर्नओवर इस साल हो चुका है और हम इसे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम एक प्रोसेसिंग प्लांट बी बोर्ड के द्वारा हमें सहायता मिली है और हम उसमें प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा रहे हैं हनी का, जिससे हमारे बी कीपरों को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और हम अपना शहद एक्सपोर्ट करेंगे। अगली योजना तक, हम मार्च अप्रैल तक ही हमारी योजना है कि हम लोग अपने शहद का एक्सपोर्ट करेंगे। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे देश की सरकार ने इस योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य से की है कि हमारे देश के किसानों का मान बढ़ सके, उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा सके। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस योजना से तो बताते हैं आपको पूरी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की वो ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से मौजूदा समय में 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं, जिससे उनकी खेती संबंधी छोटी छोटी जरूरतें समय रहते पूरी होती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डीबीटी कार्यक्रम है जिसमें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पीएम किसान योजना के निष्पादन की सराहना की है। सामान्य सेवा केंद्र, पीएम किसान पोर्टल और पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान इस योजना का लाभ लेते आ रहे हैं, जिससे किसान भाई बहन मोबाइल ओटीपी और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा अपना ई-केवाईसी करते थे
अब पीएम किसान ऐप पे किसानों के लिए और अधिक सुविधा बढ़ा दी गई है ताकि किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो। पीएम किसान ऐप का सबसे खास फीचर है फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा दी गई है। वृद्धावस्था में बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स हल्के होने लगते हैं, जिस कारण बुजुर्ग किसानों को ई-केवाईसी में परेशानी होती थी। वहीं कई किसानों के पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न होने के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पीएम किसान मोबाइल ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा न ओटीपी की झंझट, न फिंगरप्रिंट की परेशानी। किसान आसानी से खुद ही ई-केवाईसी कर सकते हैं और साथ ही अपने नजदीकी 10 अन्य किसान मित्रों की ई-केवाईसी करने में सहायता कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी हो जाती है। ई-केवाईसी पीएम किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएम किसान ऐप में हर जानकारी को सरल तरीके से उपलब्ध कराया गया है। ऐप में व्यक्तिगत डैशबोर्ड है, जिसमें लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार लिंक करने और ई-केवाईसी स्टेटस से संबंधित सभी विवरण हैं। पैसे के भुगतान की स्थिति को भी आसानी से जाना जा सकता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर और राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है, जिससे त्वरित सहायता सुनिश्चित की गई है। पीएम किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये अपडेटेड मोबाइल ऐप पीएम किसान योजना की प्रक्रिया को आसान, सुलभ और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में ज्यादा मददगार साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों के हर पात्र किसान तक पीएम किसान कार्यक्रम का लाभ तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचे और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े देश का किसान। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको करना होगा स्कैन। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।